सोचो, एक स्कूल जहाँ कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई भी डिसिप्लिन कोड नहीं है, तो उस स्कूल का क्या हाल होगा? उस स्कूल के स्टूडेंट को जब मन आएगा स्कूल आएँगे, मन नहीं आएगा स्कूल नहीं आएँगे। अगर आ गए, तो हो सकता है कोई उधर लड़ाई कर रहा होगा, कोई फुटबॉल खेल रहा होगा, क्लास 6 का स्टूडेंट क्लास 7 में बैठा होगा, क्लास 7 वाला क्लास 8 में, क्लास 8 वाला क्लास 6 में, क्लास 6 वाला क्लास 10 में। कहने का मतलब बस यही है कि अगर प्रॉपर रूल रेगुलेशन नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन कोड नहीं है, तो पूरा स्कूल एक दिन में बिगड़ जाएगा, एक दिन में अनस्टेबल हो जाएगा। और जस्ट यही कांसेप्ट किसी एक देश पर लागू होता है। सोचो कि किसी देश में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो उस देश में असली पावर किसके पास होगा? किसी राजा के पास, किसी डिक्टेटर के पास, या जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जितना शक्तिशाली होगा उसके पास पावर होगा, और वो जो बोलेगा वही नियम और रेगुलेशन होगा। इसीलिए हमारे देश में या इस वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट आया, खास करके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट आया, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पिछले वीडियो में डिफाइन किए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। हम लोगों ने वहां पे पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का एक सुप्रीम रूल बुक होता है। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक रूल बुक या कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये सोर्स ऑफ पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ पावर है प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, या जुडिशियरी के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लियर कर दिया कि जो ये पावर है किसी एक इंडिविजुअल को बिलोंग नहीं करता है, ये पावर एक इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करता है। यानी कि पावर बिलोंग टू इंस्टीट्यूशन, नॉट इंडिविजुअल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी क्लियर किया कि पावर केवल एक इंस्टीट्यूशन के पास नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को 3 डिफरेंट ब्रांच में बांट दिया। एक ब्रांच जो कानून बनाएगा, रूल रेगुलेशन बनाएगा, दूसरा ब्रांच उस रूल रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करेगा, और तीसरा उस रूल रेगुलेशन को इंटरप्रेट करेगा। तो जो कानून बनाएगा वो हो जाएगा लेजिस्लेचर, जो कानून को रूल रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करेगा वो हो जाएगा एग्जीक्यूटिव, और जो रूल रेगुलेशन को इंटरप्रेट करेगा वो हो जाएगा जुडिशियरी। और इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन बात तो ये भी आएगा कि सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट आया कहां से, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आया कहां से, फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट आया कहां से? तो ये सारे कंसेप्ट आए अमेरिका से। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब बस अमेरिका ने यही किया कि अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास पावर रहेगा तो पावर का मिसयूज करना आसान हो जाएगा। इसलिए पावर को 3 डिफरेंट ब्रांच में बांट दिया गया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट को डिफाइन किया, बोला कि हम ह्यूमंस हैं, और ह्यूमंस होने के नाते हमारे पास कुछ बेसिक नेचुरल राइट है जिसको सरकार या गवर्नमेंट कभी भी हमसे छीन नहीं सकती है। इसीलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है वो क्या करता है, गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी वैसा कानून नहीं बनाएगा जो ह्यूमन राइट को या फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। फिर आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 3 वर्ड आया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। आजादी, बराबरी और भाईचारा। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बताया कि पावर राजा में नहीं होता है, पावर उस देश के लोगों में होता है। इसलिए राजा को अकाउंटेबल होना चाहिए उस देश के लोगों के लिए। इसीलिए तो हमने अपने प्रीएम्बल में मेंशन किया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को वो एक इंडिविजुअल ने नहीं बनाया, कोई एक इंस्टीट्यूशन ने नहीं बनाया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को वहां के लोगों ने बनाया। तभी तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में।